गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खाद्य संरक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे कि हम लंबे समय तक हम अपने खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं जो हमारे खाने के लिए योग्य हो। तो आइए आज हम पढ़ेंगे खाद्य संरक्षण की विधियाँ। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग इतिहास पूर्व काल से चला आ रहा है। यानी पहले के ज़माने में, आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम किस प्रकार से हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमारे घर में माताएं थी, हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कई प्रकार से रखते थे। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है कि पहले के इतिहास से ही चला आ रहा है कि किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। फिर चाहे वह कटी हुई फसल हो या कटा हुआ पशु, ठीक है। अब इसमें वनस्पति से भी ले लिया और जीव से भी ले लिया है, दोनों चीज़ें इसमें आ गई अपनी। जो जंतु द्वारा हमें प्राप्त होती है वो संसाधन अर्थात, और जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं वो संसाधन, तो दोनों संसाधन इसमें आ गए हैं। तो आमतौर पर खाद्य संरक्षण के लिए जो विधियां अपनाई जाती थी उनमें से प्रमुख विधियां थी धूप में सुखाना। बहुत सी चीज़ें थी जो हम लंबे समय के लिए, जैसे जो सीजन होता है उसमें लेकर रख लेते हैं, फिर उनको साफ़ करके सुखा देते हैं। सुखाने के बाद हम उन्हें उठा के रख देते हैं। तो कभी भी हम जब कभी मान लो सब्जी नहीं है हमारे घर में या कुछ और व्यवस्था नहीं है, तो हम फटाफट उनको काम में ले लेते हैं और ख़राब भी वो नहीं होती है। फिर है नियंत्रित किण्वन, नमक लगाना, अचार बनाना, सेकना, भूनना, धूमन, चूल्हे में पकाना और मसालों का परिरक्षक के रूप में उपयोग करना। ऐसे ही कुछ विधियों का विवरण निम्नलिखित है। अब इसमें फर्स्ट है हमारा धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण। क्या है? धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण। सन डाइंग और डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, सुखाना किसी चीज़ को। किसमें सुखाना है? धूप में सुखाना है। भोजन पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? निर्जलीकरण। जीवाणु की वृद्धि के लिए नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है? नमी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको यदि हम खुले में रख देते हैं तो वो क्या होती है? ख़राब हो जाती है कुछ समय के बाद, क्योंकि वो सूख जाती है और सूखने पर उनकी नमी ख़त्म हो जाती है, और नमी ख़त्म होने से क्या होती है? वो ख़राब हो जाती है। तो एक तो हमने पढ़ा कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो सुखाने से सही रहते, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो सुखाने से ख़राब हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार की विधियां हम इसमें अपनाते हैं। एक तो हो गया निर्जलीकरण, दूसरा हो गया अपना हिमीकरण, है ना, फ्रीजिंग। हिमीकरण से नहीं समझ में आता है तो फ्रीजिंग से इजीली समझ में आता है कि हिमीकरण या फ्रीजिंग। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें संरक्षित रखने के लिए उनमें नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। ऐसे में खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर संरक्षित किया जाता है। कम तापमान पर जीवाणु एवं एंजाइमों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा संरक्षित खाद्य पदार्थों का तापमान जितना कम किया जाता है उतने ही अधिक समय तक खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए हम क्या रखते हैं भाई फ्रिज में? बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी जो पटेटो की जो होते हैं वो हम डीप फ्रीजिंग में रखते हैं, तब वो संरक्षित रहते हैं ना। फिर उनको निकाल करके आप तेल में उनको डीप फ्राई करके खा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फ्रिज में रखते हैं, जैसे मटर होते हैं, ठीक है। मटर को छील के, मटर के सीजन में मटर आते हैं तो उनको छील करके हम यदि उन्हें पॉलीथीन में रख के और आइस बॉक्स में रख देते थे, वो काफ़ी लंबे समय तक वो हमारे खाने योग्य रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फ्रीजिंग करते हैं, और फ्रीजिंग करने से वो लंबे समय तक हमारे खाने योग्य रहती है।
अब देखिए, कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित रूप से संरक्षित किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री तक। ठीक है, अब ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? हिमीकरण, फ्रीजिंग के बारे में। अब फ्रीजिंग के बारे में ही जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कितने कितने तापमान पर किस चीज़ों को किस प्रकार से रख सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ समझाई गई है। यानी कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को हम निम्नलिखित रूप से संरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट, रेफ्रिजरेटर। अब कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें रेफ्रिजरेटर में रखने होते हैं, जैसे जिनका टेम्परेचर 4 डिग्री से 7 डिग्री टेम्परेचर के अंदर का होता है। फिर है बी, कोल्ड स्टोरेज यानी और भी ज़्यादा कोल्डेज, हमें जिसका तापमान बताया गया है 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक। फिर सी, हिमीकरण यानी फ्रिजीकरण। फ्रिजीकरण में बताया गया है कि 18 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम तापमान में हम इनको रख सकते हैं। ठीक, तो 3 चीज़ें हिमीकरण में बताई गई है कि जो बहुत से जो वो होते हैं खाद्य पदार्थ जो हमें अलग अलग रूप से रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि कम तापमान पर जीवाणु और एंजाइम इसमें जो क्रियाशील होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को किस में रखते हैं? फ्रीजिंग करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, आदि आदि। अब देखिए, प्राकृतिक संरक्षित पदार्थों द्वारा खाद्य संरक्षण। अब देखिए, संरक्षित पदार्थों द्वारा खाद्य संरक्षण किस प्रकार से? कई खाद्य पदार्थों को घरेलू यानी अब जो हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को लंबे समय तक के लिए बना के रख देते हैं और वो हमारे खाने योग्य होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। जैसे नमक, चीनी तथा तेल द्वारा भी संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, कुछ खाद्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम नमक डाल देते हैं तो वो लंबे समय तक वो हमारे खाने योग्य होते हैं। किसी चीज़ में हम चीनी डाल देते हैं तो चीनी डालने से भी वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। और दूसरा है तेल, कि तेल द्वारा भी हम कई प्रकार की चीज़ों को संरक्षित रख सकते हैं। तो भाई तेल से क्या क्या रख सकते हैं, इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अचार हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि खाद्य पदार्थ हमारे दालें वाले, उनमें नमक लगा देते हैं तो जीवाणु नहीं पनपते हैं। चीनी डाल देते हैं कई चीज़ों में, जो स्क्वैश मुरब्बे आदि होते हैं तो चीनी से तो सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे करके बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें बताया है नमक, चीनी और तेल द्वारा हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकते हैं। इनके प्रयोग द्वारा भोजन के रूप, रंग तथा आकार में होने वाले परिवर्तनों को कम करके उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह विधि मुख्यतः अचार, चटनी, सॉस, जैम, जेली, स्क्वैश, मुरब्बों इत्यादि को संरक्षित करने के लिए अपनाई जाती है। संरक्षित पदार्थों द्वारा खाद्य संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है। देखिए, खाद्य संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। ए, प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा खाद्य संरक्षण। पहला है इसमें नमक। यह लगभग सभी संरक्षित पदार्थों में डाला जाता है। यह नमक खाद्य पदार्थों का पानी निकालकर उसकी नमी को कम कर देता है। क्या करता है? देखिए कैसे नमक संरक्षित रखता है कि जो खाद्य पदार्थों में जो पानी होता है उस पानी को निकाल देता है, उसकी नमी को कम कर देता है। फिर है नमक के कारण खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, जो कि अब देखिए बहुत से खाद्य पदार्थ हैं, नमक की वजह से क्या है उन पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती है। अब जब ऑक्सीजन घुलती है तो उससे क्या होते हैं, कहीं भी किसी भी कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या है जीवाणु पनपने लगते हैं। तो हम भी किससे जी रहे हैं? ऑक्सीजन से जी रहे हैं ना। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें यदि ऑक्सीजन होती है तो उसमें जीवाणु पनपने लगते हैं। तो नमक क्या कार्य करता है कि नमक है जो ऑक्सीजन
की उत्पत्ति को रोक देता है, जिससे वो खाद्य पदार्थों में मिक्स नहीं हो पाती है और उसमें जीवाणु पनपते नहीं है, जिससे भोजन खराब होने से बच जाता है। नमक के घोल में पाए जाने वाले क्लोराइड आयन संरक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है। फिर है, नमक की उपस्थिति से एंजाइम की गति मंद पड़ जाती है। बहुत से एंजाइम्स पनपने लगते हैं ना हमारे खाद्य पदार्थों में, एंजाइम्स है, जीवाणु है। तो जो नमक जब होता है ना, तो नमक से क्या, वो एंजाइम की गति जो मंद पड़ जाती है और वो आगे की ओर प्रोसेस नहीं करती, नहीं बढ़ती है। अब हमारा नमक अचार, चटनी, सॉस तथा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में किया जाने वाला मुख्य संरक्षक है। अब देखिए, नमक हम किस किस में डालते हैं? अचार में डालते हैं। अचार में नमक डाले बिना तो अचार काहे का अचार हुआ? तो इसलिए हम नमक अचार में भी डालते हैं, चटनी में भी डालते हैं, सॉस में भी डालते हैं। और बहुत से ऐसे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आते हैं जिनमें नमक प्रमुख रूप से एक संरक्षक का कार्य करता है। फिर है हमारा चीनी। ठीक है। अब देखिए, चीनी किस किस में काम आती है? यह फल, सब्जियों, जैम, स्क्वैश तथा मुरब्बे के संरक्षण में प्रयोग की जाती है। यह खाद्य पदार्थों के जल में घुल जाती है, जिससे जीवाणुओं को पनपने के लिए उचित नमी नहीं मिलती है। तीसरा है तेल। तेल के बारे में पढ़ा था हमने। यह मुख्य रूप से अचार को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचार के ऊपर तेल की सतह हवा के साथ जीवाणुओं को आने से रोकती है। अब देखिए, जब हम अचार के अंदर तेल डालते हैं और तेल के ऊपर अचार के ऊपर यदि तेल नहीं होता है तो उस पर क्या आने लग जाती है? सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी से आने लग जाती है। तो जो अचार के ऊपर जो तेल होता है, तो वो तेल क्या करता है कि जो हवा लगती है, और यहाँ पे ऊपर बताया गया ना कि ऑक्सीजन जहाँ पे उपस्थित होती है वहाँ पे जीवाणु पनपने लगते हैं। तो तेल का कार्य होता है ऑक्सीजन या हवा को रोकना, या फिर हवा के साथ जो जीवाणु आ रहे हैं उनको रोकना, जिससे अचार हमारा संरक्षित रहता है। क्लियर? जहाँ पे ऑक्सीजन हवा के साथ जीवाणु आने लगे, वहीं पर ही हमारी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में डालते हैं, ताकि वो हवा उसमें नहीं लगे, और हवा नहीं लगने से वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। फिर है हमारा मसाले। कुछ मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अब ये सब चीज़ें हम डालते हैं, नहीं डालते हैं हर चीज़ों में, ताकि वो खाद्य पदार्थ जो हमारा वो संरक्षित रह सके। साथ में टेस्ट भी बनता है इनसे, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ से, सरसों इत्यादि खाद्य संरक्षित। अब अचार में ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें डाली जाती है। लौंग भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं, सरसों भी डालते हैं, राई जिसको हम बोलते हैं, इत्यादि खाद्य संरक्षण में सहायता करते हैं। राई को तो संरक्षण में विशेष स्थान है। राई से क्या होता है कि अचार में खट्टापन आ जाता है, और खट्टापन आने से क्या होता है, वो लंबे समय के लिए ख़राब नहीं होता है। और राई के अलावा जैसे अचार में खटाई के लिए, या फिर हम कहें तो सिरका भी डालते हैं इसमें, तो सिरके से भी हमारा अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। ये खाद्य पदार्थों को खमीरीकृत करती है, जिससे अम्लीय माध्यम उत्पन्न हो जाता है, जो खाद्य संरक्षण में सहायक होता है। जैसे गाजर की कांजी। गाजर की कांजी जब बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारा वो राई वाई डाल दी जाती है, तो उससे राई से क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता है। फिर हमारा आता है अम्लीय पदार्थ। अम्लीय माध्यम जीवाणुओं की गतिविधियों और वृद्धि को रोकता है। नींबू का रस और सिरके का प्रयोग। अभी मैंने बताया कि जैसे कई बार अचार को खट्टा बनाने के लिए राई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें कि वो राई उसको लंबे समय तक संरक्षित रखती है, इसलिए हम उसको अब प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा इसमें सिरका बताया गया, तो सिरके से भी हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो संरक्षित रहती है, वो भी उसमें जो अम्लीय माध्यम से जो जीवाणु पनपते हैं उनकी गति को रोकती है। नींबू का रस है, नींबू का रस, जैसे नींबू का रस क्या होता है, मिर्ची होती है, नींबू मिर्ची, जैसे बारिश के दिनों में हम नींबू मिर्ची डालना पसंद करते हैं, नींबू मिर्ची का अचार डालना पसंद करते हैं। तो जो मिर्ची को लंबे समय तक संरक्षित रखता है, गलाता भी है, साथ में संरक्षित भी रखता है, तो क्या रखता है, नींबू रखता है। तो नींबू का रस हम मिर्ची के अंदर डाल देते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। नमक भी डालते हैं उसमें, क्योंकि नमक भी क्या होता है, जीवाणुओं को पनपने से, किसी चीज़ को सड़ने गलने से रोकता है। तो ये तो थी हमारी सारी एक प्राकृतिक विधियाँ हो गई है ना। अब हम आ जाते हैं
रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा भी हम खाद्य का संरक्षण कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? रासायनिकों के माध्यम से। अब देखिए इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, ये रासायनिक पदार्थों के माध्यम से होता है। देखिए एक तो इसमें हमने दे दिया कि मान लीजिए ये तो प्राकृतिक थे सारे। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, देखिए येलो ले लेते हैं आज। ओके, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा खाद्य संरक्षण। फर्स्ट, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, इसको खाद्य पदार्थ में डालने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जो खाद्य संरक्षण में सहायक होती है। यानी कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी उस स्थिति में न रखे कि चेंज हो जाते हैं, और जब चेंज हो जाते हैं तो खाद्य संरक्षण में सहायक होते हैं। जैसे कि इसमें एक रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड बराबर पोटेशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यह सल्फर डाइऑक्साइड बोतल के ऊपरी बोतल के कहाँ थे हम, ऊपरी रिक्त स्थान पर आ जाती है और जीवाणु को प्रवेश नहीं पाने देती है और उन्हें नष्ट भी कर देती है। इसका प्रयोग स्क्वैश इत्यादि में किया जाता है। यह 1 ग्राम यानी 1/4 छोटे चम्मच प्रति किलोग्राम तैयार खाद्य पदार्थ के हिसाब से डाली जाती है। यानी मान लीजिए जो हम इसमें डाल रहे हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, वो 84 डालनी होती है, ठीक है, 1/4 चम्मच। और कितने खाद्य पदार्थ में डलेगी? 1/4 1 किलो में। तो ये क्या होती है, इसका प्रयोग गाढ़े रंग वाले खाद्य पदार्थों में नहीं किया जाता है क्योंकि यह उनका रंग खराब कर देती है। फालसा, अनार, आम, संतरा आदि में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जो गाढ़े रंग वाले, चटक रंग वाले होते हैं उनमें नहीं डाला जाता है क्योंकि उनका रंग खराब कर देती है। तो कम रंग वाले या रंगहीन चीज़ों में ही ये डाला जाता है। फिर है सेकंड, इसमें हमारे सोडियम बेंजोएट। इसमें उपस्थित सोडियम बेंजोएट फफूंदी आदि को लगने से रोकता है। इसका प्रयोग सभी खाद्य पदार्थों में किया जाता है। यह 0.1% सांद्रता तक इस्तेमाल किया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। फिर है सिट्रिक एसिड। यह भी एक अम्लीय पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। यह मुख्यतः जैम, स्क्वैश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब है हमारी पकाना। क्या करते हैं भाई, अब ये तो हमारे प्राकृतिक हो गए, कुछ हमारे रासायनिक केमिकल्स के माध्यम से हम चीज़ों को संरक्षित रखते हैं। अब हमारी एक विधि दूसरी है, खाना हम क्या करते हैं, खाना तो पका कर ही खाते हैं ना। खाना पका के नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे, तो खराब हो जाएगा नहीं पकाएंगे तो। अब और पकाने से जो उसमें जो एंजाइम्स, जो जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अभी चल रहा है आपका कोविड चल रहा है। कोविड में क्या है कि पकी हुई चीज़ें जो होती हैं उनमें यदि कोई एंजाइम्स, कोई जीवाणु होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। यानी अधिक तापमान पे वो चीज़ें नष्ट हो जाती है। इसलिए पकी हुई चीज़ें ही खानी चाहिए और फ्रीजिंग वाली ऐसी चीज़ें अभी हमें खाने में यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो है नमी के कारण, फ्रीजिंग के कारण उसमें जीवाणु पनपने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम हर चीज़ को क्या करते हैं, कुकिंग करके खाते हैं। तो देखिए पकाने की विधि, ये सबसे पुरानी विधि है और अधिक तापमान से जीवाणु व एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। भोजन खराब होने से बच जाता है। पकाने की विधि से खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट भी हो जाते हैं परंतु कुछ पौष्टिक तत्व अधिक तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे, पकाने वाली विधियों के बारे में। और भी बहुत सारी विधियाँ हैं, एक ही विधि
नहीं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।